नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर एक और बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। देखिए, पहली चीज़ बता दूं, मैं हिंदी न्यूज़ चैनल हूं आईटीआई के लिए, तो मैं विश्लेषण करूंगा, न्यूज़ बताऊंगा, है ना। पक्ष विपक्ष दोनों चीज़ बताऊंगा जो आईटीआई से वो है, ठीक है। तो देखिए, जो कैट में रेलवे ने जवाब दिया ना, और उस जवाब के अनुसार कैट ने जो फैसला सुनाया उसका हिंदी वर्जन मैं आपको सुना रहा हूँ, पहले आप ये देख। तो नमस्कार, मैं आपको जो कैट में केस हुआ था उसका जो कोर्ट का डिसीजन आया था ना कैट का, तो उस पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप सर इंग्लिश में है उसको हिंदी में दिखा दीजिए, हिंदी में एक एक चीज़ आप मेरे को समझा दीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके पॉइंट में आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। बहुत ध्यान, जो आवेदक थे उनके द्वारा जो केस दायर किया गया था, जिनकी संख्या 4 है, जो रेलवे में ग्रुप डी तकनीकी पदों के लिए इच्छुक थे, वो इस साथ में सीपीसी के सीपीसी के लेवल 1 में विभिन्न पदों के लिए कुल 32,000 लगभग प्रकाशित विज्ञापन संख्या CEN 8/24 दिनांक 22/1/2025 को जो है तो यह व्यतीत की गई। दूसरे नंबर पर वो कह रहे हैं कि आवेदक के विद्वान वकील के बारे में बता रहे हैं कि प्रस्तुत किए कि 2018 से 2024 के बीच रेलवे द्वारा विभिन्न परिपत्र जारी किए गए थे, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं 8वीं होगी, माने 10वीं भी होगी प्लस आईटीआई भी होगी। इस विज्ञापन के माध्यम से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता कम कर दी गई है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति 10वीं पास या आईटीआई या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण पत्र NAC रखने वाला आवेदक करने के लिए पात्र होगा। उनके अनुसार वर्तमान में विज्ञापन के क्षेत्र को काफी हद तक खोल दिया है, जिसके कोर्ट का आदेश है, बहुत आराम से पढ़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप 10वीं पास और आईटीआई प्रमाण पत्र धारक आवेदकों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई है। ये अपने वकील साहब ने ये केस रखा हुआ था, जिसके लिए। इसके बाद कहते हैं कि इस नोटिस में 22/1/2025 को जारी किए गए थे। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता 7/2/2025 को प्रारंभिक आपत्तियों पर भरोसा किया, जो कि विशेष रूप से पैरा संख्या 3, 4 और 5 पर आधारित है, जिनके अनुसार पुनः प्रस्तुत किया गया। और ये बता रहे हैं कि IREC के नियम 123 के अनुसार रेलवे बोर्ड लेवल 1 पूर्ववर्ती ग्रुप डी पर भर्ती के नियम बनाने के लिए पूर्ण सक्षम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इतने को यहां पर कह रहे हैं कि जो रेलवे है जो जवाब देती है, वो क्या कह रही है, इंडियन रेलवे जो है ना, उसके नियम के अनुसार 123 के अनुसार रेलवे बोर्ड लेवल 1 जो पूर्ववर्ती ग्रुप डी पदों पर भर्ती के नियम बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मुद्दे पर हाल में ही रेल मंत्रालय द्वारा पुनर्विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भर्ती में शामिल होने के लिए पात्रता योग्यता निम्नानुसार होगी। ये आपको दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान दीजिएगा, हिंदी में बता रहा हूं आपको। भविष्य में कह रहे हैं कि भविष्य में लेवल 1 पदों के लिए आगामी CEN लेवल 1 भर्ती सहित के सभी खुले बाजार की भर्तियों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या समकक्ष या NCVT द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण पत्र NAC होगी। ये आप बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। यह बात रेलवे बोर्ड ने दिनांक 2/1/25 के पत्र द्वारा बताई गई थी।
ठीक है, यह बता दिया गया था, वो बोल रहे हैं उपयुक्त आदेश में किसी भी तरह से ITI योग्यता धारकों को पात्र नहीं बनाते। लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए आयोग इस प्रकार से याचिकाकर्ता ITI धारक अन्य सभी शर्तों जैसे आयु आदि की पूर्ति के अधीन उक्त भर्ती के आवेदन करने के पात्र बने रहेंगे। उनका ये कहना है कि भैया इसमें किसी को भी नहीं हटाया गया है, ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। उक्त भर्ती अधिसूचना के कारण याचिकाकर्ता को तत्काल कोई नुकसान नहीं है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि जो याचिकाकर्ता हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, वो भी भर सकते हैं, ITI वाले भी भर सकते हैं, सब भर सकते हैं भाई साहब। ऐसे में उनके पक्ष में कोई अंतरिम राहत या स्थगन नहीं दिया जा सकता है। माने कोई उनको राहत, कोई उनको मर्सी नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई राहत दिए जाने से उन लाखों अन्य संभावित उम्मीदवारों के हितों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचेगा जो उपरोक्त भर्ती में प्रतिस्पर्धा करने के इच्छुक हैं। ये बहुत बड़ी बात कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि जो लाखों लड़कों ने फॉर्म भर दिया है उनके हितों को जो है तो अनुचित रूप से नुकसान पहुंचेगा, इसलिए हम रोक नहीं लगा सकते। ऐसे उम्मीदवार जो प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है और इस प्रकार उन्हें उपरोक्त बनाम के प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, छठे CPC अपने रिपोर्ट पैरा 3.8.3 ए के अनुसार निम्नलिखित सिफारिशें की गई कि भविष्य में केंद्र सरकार में सभी भर्तियां केवल ग्रुप C या उच्च श्रेणी से संबंधित पदों पर होगी जिनके लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक कैलकुलेशन या ITI होनी चाहिए। ये भैया यहाँ पर उन्होंने पूरी सारी चीजें बता दी। ठीक है, छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की उक्त सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और लागू कर दिया है। रेलवे मंत्रालय ने भी अपने पत्र पर ये फला 9/12/2010 के माध्यम से उक्त सिफारिश को लागू किया था, जिसमें कहा गया था कि रेल मंत्रालय के निर्णय के लिए अब से 5,200 से 20,200 रुपए के वेतन ब्रांड 1 में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 1,800 रुपए ग्रेड वेतन के साथ में 10वीं पास या तृतीय श्रेणी या समकक्ष होगी। यह निर्देश सभी तरीकों से सीधी भर्ती कोड के तहत सभी भावी भर्तियों पर लागू होंगे। बहुत बड़ा डिसीजन दे दिया। उपरोक्त अनुशंसा से पहले विभिन्न ग्रुप डी पदों के लिए प्रवेश योग्यता संख्या फला ये 4/12/2098 के अनुसार 8 थी। चौथे में उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड में किसी भी विशेष पद के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि उन्होंने वो विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा है, उस दिन मांगे थे, लेकिन वहां वो साफ साफ बोलती है कि अपने नियम का हवाला दे दिए हैं। अब जब रेलवे ने अपने नियम का हवाला दिया तो उसको आगे जो हाई कोर्ट में है वो क्या होगा भगवान वाले। 5वें नंबर पर देखिए, कह रहे हैं कि आवेदक के विद्वान वकील ने अंतरिम राहत देने पर जोर दिया। उन्होंने तेज प्रताप बनाम राजस्थान के उच्च न्यायालय 2024 ऑनलाइन SC 3184 माननीय सर्वोच्च कोर्ट के निर्णय का भरोसा किया। विशेष रूप से उसी के संख्या में जब उन्होंने ये डाला तो उन्होंने कोर्ट ने बोला कि विशेष रूप से उसी के पैरा संख्या 15 और 16 पर यह कहा गया है कि प्रशासक और सरकारी नियोक्ता को पूर्वानुमान तरीके से कार्य करना चाहिए और पहले से किए गए वादों प्रथाओं को सम्मान करना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस मामले को तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि आवेदन पत्र
भरने की अंतिम तिथि 22/2/2025 थी, तो उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किए थे वकील साहब। हमारे प्रतिद्वंदी प्रस्तुति सुनी और अभिलेख द्वारा मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अब 7वें नंबर को देखिएगा कि वर्तमान में की गई प्राकृतिक एक जनहित याचिका की तरह है। आवेदक अन्यथा योग्य है और उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया। कह रहे हैं कि जो आवेदक है ITI वाले, उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया है, वे भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि OA के माध्यम से, OA एक कानूनी शब्द है, के माध्यम से अन्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने और रोकने के लिए राहत की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती ये चीज मांग रहे हो रोकने के लिए, लेकिन हमने जो है तो किसी को भी रोका नहीं है, सब फार्म भर सकते, चाहे 10वीं वाले हो चाहे ITI वाले। हमारे विचार में 8वें नंबर में कह रहे हैं कि हमारे विचार में प्रतिवादी को यह दिखाने में सक्षम है कि नियम बनाने की शक्ति प्रतिवादियों के हाथों में उनकी प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार निहित है। साफ साफ बोल रहे हैं कि नियम कानून बनाना किसी भी एजेंसी की, किसी भी ऑफिस का, उसका जो है तो आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता है। इसलिए प्रतिवादियों द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के पीछे जाना हमारा जन आदेश नहीं है। इसलिए इसके अलावा हमारे विचार में आवेदक के व्यक्तिगत आधार, यह व्यक्तिगत आधार है उनका। और अंतिम में ये कह देते हैं कि तदनुसार OA के पैरा 9 में निर्धारित अंतिम प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है। मतलब रेलवे द्वारा जो चीज बताई गई है उसको जो है तो कैट जो है तो उसको, उस प्रार्थना को अस्वीकार कर देता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, बैक टू स्टूडियो। अब एक चीज बता दूं कि ये तो कोर्ट का फैसला है, लेकिन वहां पर कैट ने वकील से 2-4 ऐसे सवाल किए थे जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कैट ने वकील से यह भी चीज पूछा था, मैं आगे चल करके दिखाऊंगा, वकील साहब को वक्तव्य भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि ये 4 लोग ही क्यों आए थे, ये और बाकी कहाँ गए? आपके 40 लाख लोग कह रहे हो आपकी ITI के लोग हैं, पीड़ित है, तो वो क्यों नहीं हैं? सिर्फ इतने ही लोग क्यों हैं? तो इस पर जवाब जो है तो बहुत बड़ी चीज हुई। दूसरी बात, वहाँ के वकीलों ने और जजों ने ये पूछा कि नहीं, ये आप अपने जो है तो पर्सनल माने अपने हित के लिए आप कर रहे हो, इसमें कोई लोक हित नहीं है। अगर लोक हित होता तो ये 40 लाख लड़के आते, चलो 4 लाख लड़के आते, 4000 आते, ये 4 ही क्यों आए हैं? तो इस पर जो है ना, ये 2 पॉइंट जो चीज़ों को ले करके बहुत कंफ्यूजन खड़ा हुआ, और इस पर फायदा रेलवे ने उठा लिया था, पहले उठा लिया था, और इस पर कोर्ट को समझाने में वो हुए कि यार ये अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग होते, तो बहुत सारे लोग क्यों नहीं हैं, सिर्फ ये 4 ही लोग क्यों हैं? 4 लड़के हैं, उसमें निरंजन कुमार जी का नाम पहले आ रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे, निरंजन का ही नाम आ रहा है जो ITI की स्टूडेंट है, बाकी का नाम नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि 3 लड़के और थे, बाकी तो और कोई नहीं था। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, ये जो डिसीजन आया है, ये डिसीजन को अब अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट में चला गया, और अगर हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने कैट के ही जो रेलवे ने जवाब दिया है उसी को अगर फैसला सुना दिया, तो ये फिर आप मान के चलिए कि पूरे जिंदगी रेलवे यही चीज लेकर के चलेगी कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर जो रेलवे कह रही कि भैया मैंने इसमें किसी को स्पेशल नहीं माना है, हमने तो इसमें सबको फॉर्म भरने का चांस दिया है, चाहे वो 10th वाले हों, चाहे 12th वाले हों, चाहे ITI वाले हों, चाहे डिप्लोमा वाले हों, चाहे डिग्री वाले हों, मैंने सबको दिया है। और आगे जो आएंगे योग्यता के अनुसार जो जगह निकलेगी, जो विभाग के अनुसार होगा, उसमें हम अनिवार्यता करेंगे। और इसको देख करके जब मैंने कल एक वकील के पास और रिटायर्ड जज के पास जब हम ले गए पहले, तो हम क्या करते हैं कि हम न्यूज़ तुरंत नहीं दिखाते, हम बहुत एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारी जवाबदारी है। तो उन्होंने इसमें ये बताया कि मेरे हिसाब से इसमें
90% से ऊपर इसी जजमेंट को हाई कोर्ट जो है तो मानेगा। और रेलवे जो है तो एक रेलवे के रिटायरमेंट अधिकारी और एक अधिकारी उनके पास भी मैंने गया था, तो उन्होंने बोला कि ये रेलवे का डिपार्टमेंट का विशेष अधिकार है और इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आईटीआई वाले जो है तो नहीं फॉर्म भर सकते हैं, सब भर सकते हैं। तो सब भर सकते हैं तो फिर इसमें हाई कोर्ट में जो है तो बहुत मुश्किल लग जाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है, मैं तो ये विशेषज्ञों की राय आपके सामने रखा हूं, बाकी आप लोग जानिए, आपका काम है, हमारा काम है न्यूज़ दिखाना। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।